ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नोट्स। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान 1717 टू 1737 था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 56 अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी में यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की। अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 140 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम फिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, ए हेवन बोर्न जनरल था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूकें मैटक्लो गन बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा
जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसेटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1836 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। प्रश्न कोश। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। मुगल बादशाह का द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या। मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल के गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना ने 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी था, जिसने भारत में वास्तविक रूप ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, हेवन बोर्न जनरल था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? डी, पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था बक्सर का युद्ध।
22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध साबित हुआ। पी.ई. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजों प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में से युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध साबित हुआ। पी.ई. रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजों प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, तो वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1764 में। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध हुआ था कब? 1764 में। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम
द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप दे दी। नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजाम का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। (1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय बाद पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। क्वेश्चन नंबर 22। अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों की नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालक्रम कौन सा है? बी। अंबर युद्ध, प्लासी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास और युद्ध, बक्सर युद्ध। प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। अठारहवीं शताब्दी के में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध 17 अगस्त 1749,
मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी। प्लासी युद्ध 1757। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर के बंगाल का नवाब बनाया है। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगने की जिम्मेदारी पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। बक्सर युद्ध अक्टूबर 1764। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। इस प्रकार ऑप्शन बी सही उत्तर है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम है जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था, काउंट लाली। बांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? लड़ा गया फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन बी बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत के उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियांवाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः ऑप्शन बी युग्म सही है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भी मराठा शक्ति को दोबारा दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठा ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। सलवाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया गया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की कर रही सही शक्ति को प्रदान करने की सही शक्ति को समाप्त करने कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की।
तो चलिए ये हमारा चैप्टर 2 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे क्षेत्र के बारे में। ओके, ये हम पढ़ेंगे।